To tell a story effectively means to give life to what you can imagine. और यहां पर इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ किया जा रहा है क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग। मतलब वो जगमगाती हुई दुनिया जहां पर लाइट्स, कैमरा, एक्शन के बाद मैजिक इज क्रिएटेड। बट इस मैजिक के पीछे भी ना बहुत सारा कार्यक्रम है ऐसा दैट कैन बी अ लिटिल अनसेवरी, बिकॉज जो सामने दिखता है पर्दे पे वही पूरा सत्य है, ऐसा मानना तो मूर्खों का काम होता है। और यहीं पे हम जानेंगे ऑल द शेनानिगन्स दैट गो बिहाइंड द कैमरा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अशोक मित्रन। कहानी का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स, चैप्टर 6 बाय अशोक मित्रन फ्रॉम अ बुक फ्लेमिंगो। पर हर एक कहानी को बनाते हैं कुछ कैरेक्टर्स, कुछ पात्र। अब इसमें ऐसे कौन कौन से पात्र हैं? तो सबसे पहले तो हमारे अशोक मित्रन साहब है। इससे हमें क्या पता चलता है कि भैया दिस इज एन एनेक्डोट, ये एक बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है फ्रॉम द लाइफ ऑफ अशोक मित्रन। हु वाज ही? द ऑथर ऑफ द नरेटिव एंड एन एम्प्लॉय ऑफ जेमिनी स्टूडियो। अशोक मित्रन्स वर्क वाज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, paste these and maintain a file of the same. The other staff looked down on his job and believed themselves to be superior to him. तो हमारे जो नरेटर साहब हैं ज्यादा फेमस वगैरह नहीं, उनका काम भी ऐसे ही है काटा पीटी करके चिपकाने का, तो बाकी लोग इनको ज्यादा इज्जत नहीं देते, इसलिए शायद इनके पास इतना टाइम था कि वो सारे एक्सपीरियंस को कोलेट करके एक चैप्टर बना दें। दूसरे हैं हमारे एक बहुत ही प्यारे से ऑफिस बॉय, जो कि एक्चुअल में बॉय नहीं है। ऑफिस बॉय वाज नॉट रियली अ बॉय बट अ ग्रोन अप मैन। ही वाज 40 years old, मतलब अ 40-year-old बॉय। वेरी इंटरेस्टिंग। ही वाज इन चार्ज ऑफ द क्राउड मेकअप। Though his job was an easy one, he considers himself to be a skilled artist. Like many who feel that they are artists, कभी कोई अपने आप को कलाकार समझता है, कोई कहानीकार समझता है, कोई लिरिसिस्ट समझता है, कोई डायलॉग या स्क्रीन राइटर समझता है। ये सारे लोग कहाँ मिलते हैं? ऐसे क्रिएटिव एनवायरनमेंट में, और फिर उनको लगता है कि मुझे सही मौका नहीं मिला, नहीं तो इनमें से मैं कुछ भी कर सकता था। ऐसा ही है हमारा ये 40 साल का ऑफिस बॉय। और अंत में आते हैं हमारे सुबु, दैट ग्लू दैट कीप्स एवरीथिंग इंटैक्ट। Kothamangalam Subbu was number 2 at Gemini Studios. Though he definitely came from a less advantaged background, he had the ability to look cheerful at all times. ये एक ऐसा बंदा है जो कि is the man Friday to Vasan, the boss. मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जिसको आप कोई भी काम दे दो वो काम हो जाएगा। That was the guarantee with which Subbu came. इसलिए बहुत सारे लोग जलते भी थे। ये तो होगा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, और भी कुछ कैरेक्टर्स आएंगे यहाँ पर जो कि हम कहानी की तरह सुनते हुए उनको जानेंगे। तो कहानी बोल दिया है मैं, तो कहानी की तरह सुनाना पड़ेगा। तो एक बार की बात है जहां पे अशोक मित्रन साहब को लगता है कि जेमिनी स्टूडियोज, जो कि एक बहुत ही फेमस स्टूडियो है फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया, 1940s की बात कर रहे हैं, कि वहां पर किस किस तरीके के कार्यक्रम होते थे, स्पेशली बिहाइंड द कैमरा, उसके बारे में लिखने का इनको बड़ा मन करता है। और ये टाइटल देते हैं इस पूरे कार्यक्रम को पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स इसलिए क्योंकि वहां पे जो भी व्यक्ति काम करता है ऑफिस बॉय की तरह, जिसके बारे में अभी अपने बात करी, उनको लगता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूं, बस मौका नहीं मिला मुझे। और पैनकेक की जब बात करते हैं तो यहां पे एक ही चीज की बात करते हैं, मेकअप की। पैनकेक नाम का एक ब्रांड था जिसका मेकअप आया करता था, और जेमिनी स्टूडियो में इसी ब्रांड के मेकअप को यूज किया जाता था। अब ये मेकअप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, धीरे धीरे हम समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हम ये जानते हैं कि अशोक मित्रन साहब को बड़ा बुरा लगता है। किसके लिए? वो एक्टर्स के लिए, बड़े खूबसूरत सुंदर से एक्टर्स जिनको इतनी पॉपुलैरिटी वगैरह मिलती है ना, उसके लिए इनको दया आ रही होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी भी कोई भी थिएटर रूम में गए होंगे जहां पे बैक स्टेज में मेकअप रूम होता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि एक बहुत बड़ा सा मिरर होता है और उसके आजू बाजू लगे होते हैं बड़े बड़े से बल्ब। आज के जमाने में तो हम फ्लोरोसेंट लाइट्स वगैरह आ गई हैं, पर एक समय ऐसा था जहां पे बल्ब के अंदर फिलामेंट होता था जो कि हीट बहुत हुआ करता था। अब वैसे ही ऐसे आप लगभग 8-9 बल्ब इमेजिन कर लीजिए राइट इन योर फेस। अब ऐसी स्थिति में बैठना पड़ता था एक्टर को, ऊपर से चिपका दिया जाता था पैनकेक नाम का मेकअप, जो कि एक्चुअली पैनकेक जैसी था, परत के ऊपर परत के ऊपर परत, लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मेकअप टू मेक दीज ब्यूटीफुल लुकिंग पीपल अगली।
क्योंकि मेकअप का काम तो एकदम ऑपोजिट होता है ना, टू मेक अगली पीपल लुक ब्यूटीफुल और व्हाटएवर। आई डोंट नो, आई वुडंट नो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मारिएगा मत, बट ऐसा ही अशोक मित्तन साहब को भी लग रहा था शायद, इसीलिए उन्होंने इस बात को लिख दिया, किसी से जाहिर नहीं किया। तो बोलते हैं कि यार ये खूबसूरत लोगों को अगली बनाने का काम करता है मेकअप, और जब मैं उन्हें देखता हूं ना इस मिरर के सामने बैठे, लाइट्स के नीचे बैठे, और किस तरीके से पसीने पसीने होते जाते हैं, ऐसे लग रहा है कि उनका चेहरा पिघल जा रहा है, तो यहां पे मुझे बड़ा बुरा लगता है इन एक्टर्स के लिए। ऐसा हमारे अशोक मित्तन साहब कहते हैं। The makeup department, according to him, used heaps of makeup to turn them into ugly looking creatures. तो यहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो यहां पे हमें अशोक मित्तन साहब धीरे धीरे बता रहे हैं पन्ने दर पन्ने कि एक स्टूडियो, एक प्रोडक्शन हाउस, एक मूवी मेकिंग हाउस के अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद वो बात करते हैं धीरे से एक ऑफिस बॉय के बारे में। अभी ऑफिस बॉय एक 40 साल का इंसान, इसको लगता है मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल लिरिसिस्ट बन सकता था, मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल प्ले राइट बन सकता था, मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर बन सकता था, अगर मेरे रास्ते में सुबह नहीं आता तो। अभी ऑफिस बॉय का काम क्या है? ऑफिस बॉय का काम सिर्फ इतना है कि वो जो बाहर थर्ड लेवल के जो एक्टर्स होते हैं ना, उनको जाकर ये मेकअप होते हैं। तो यहां पे हमें पता चलता है देयर इज अ हायरार्की टू द मेकअप आर्टिस्ट। एक मेकअप आर्टिस्ट होता है जो कि एक्टर्स के लिए होता है, एक मेकअप आर्टिस्ट होता है जो सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए होता है, थर्ड मेकअप आर्टिस्ट होता है जो कि क्राउड को मेकअप करने का काम करता है। हमारा ऑफिस बॉय का काम यूजुअली क्राउड वाले काम से रिलेटेड हुआ करता था। तो काफी फ्रस्ट्रेटेड था वो, ना ही उसे मेन एक्टर का मेकअप करने को मिल रहा है, और साथ ही साथ उनके जितने भी सपने थे, ऑल हिज ड्रीम्स वर अनफॉर्चुनेटली फ्लाइटलेस, and for that he blamed just one guy, and that guy was Subbu. Subbu कौन है? Subbu है the second in command of the Gemini Studios, और इसको लगता है कि यार मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, ये सारे काम आते हैं मुझे, फिर भी वो Subbu है ना, क्योंकि शायद वो ब्राह्मण है ना, इसलिए उसको ये सारे मौके मिलते हैं। ऐसा इनका सोच विचार है, मतलब रूढ़िवादी सोच की सीमा नहीं ना समय होता है। और ये सारी बातें वो बैठ के हमारे अशोक मित्तन साहब से कर रहे होते हैं। अशोक मित्तन साहब का क्या काम होता है? एक छोटे से क्यूबिकल में बैठते हैं और न्यूज़पेपर को खंगालते रहते हैं, और जब भी कोई न्यूज़ आती है मूवी, सिनेमा या जेमिनी स्टूडियो से रिलेटेड, उसको काटते हैं और एक फाइल में चिपका देते हैं। तो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं द जर्नी ऑफ जेमिनी स्टूडियो इन अ फाइल, जो कि न्यूज़ मीडिया, मल्टीमीडिया में आया करता था वहां पे उसको। अब उस दौरान ये आते हैं इनके क्यूबिकल में और ये सारा अपना रोना रोते रहते हैं, और इस तरीके से हमें ऑफिस बॉय के बारे में पता चलता है, और उसके इतने सारे नखरों के पीछे भी हमें रीजन पता चलता है, जो कि सुबु है। बट सुबु की बात करते हैं तो सुबु पे आ जाते हैं। सुबु बहुत ही अच्छा इंसान होता है, वो हमेशा हंसमुख होता है, वो हर काम को कर सकता है, और अगर कभी भी हमारे मिस्टर वासन जो हैं, वासन साहब कौन है? ही इज द बॉस, द ओजी ऑफ जेमिनी स्टूडियो। अगर कोई भी काम ऐसा लगता है वासन साहब को कि यार ये नहीं हो सकता, या फिर इसमें अटखलें आ रही हैं, कौन कर सकता है ये चीज पॉसिबल, तो सुबु का ही नाम उनके जहन में आता था। और ये बात सबको पता था कि अगर कोई काम करवाना है, कोई भी काम कहीं से निकलवाना है, वो क्रिएटिव हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सुबु इज दैट वन पर्सन हु विल मेक सर्टेन दैट दिस वर्क इज डन एंड डन वेल। He was a very resourceful man whose loyalty made him stand out. He was a very loyal person at the same time. Now, ऐसा भी कहा गया है हमारे चैप्टर में that he was tailor-made for the business of film. Why? Because he was so versatile that he could pour himself into any role that came across him. मतलब कोई भी difficult situation हो, he will make sure कि वो अपने आप को उसके situation के हिसाब से adapt कर ले और उसको रिजॉल्व भी कर दे, मेकिंग श्योर कि किसी का समय या किसी के रिसोर्सेज भी खराब नहीं हो रहे हैं। He was very considerate, he was very welcoming and was known for his hospitality, क्योंकि ऐसा आओ भगत करने वाला व्यक्ति बहुत जरूरी होता है ऐसी इंडस्ट्री में, जहाँ where you have to mingle and control a lot of people who are required to work together and creatively so. और सुबह के बारे में एक और चीज, just like many others at Gemini Studio, ये भी पोएट्री करते थे। याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति क्रिएटिव होता है। अब सुबह तो वोर मेनी हैट्स, बट वो अगर काम कहां करते थे की बात की जाए ना, तो स्टोरी डिपार्टमेंट नाम का एक डिपार्टमेंट था, वहां पे ये काम करते थे। स्टोरी डिपार्टमेंट की बात कर ली तो एक और व्यक्ति की बात करनी पड़ेगी,
हमारे लॉयर साहब। सबको लगता था ये लीगल एडवाइजर नहीं है, उसका जस्ट ऑपोजिट इंसान है, क्योंकि इन सारे वंडरफुल खादीआइट एंड गांधीआइट आइडियोलॉजी को रखने वाले लोगों के बीच में, जो कि बढ़िया खादी के कपड़े और धोती वगैरह पहना करते थे और उनके ख्याल भी कुछ ऐसे हुआ करते थे, अपने आप को पोएट समझते थे, एक्टर समझते थे, अपने आप को राइटर समझते थे, इनके बीच में एक ही आदमी था जो कि अपने आप को ये सब कुछ नहीं समझता था। उसको एक ही चीज पता थी, भैया मैं लॉयर हूं, मैं लॉ का काम करता हूं, दैट इज ऑल आई डू, एंड ही वाज गुड एट इट। ये बढ़िया बंदा सूट बूट पहन के टाई लगा के घूमा करता था हमारे जेमिनी स्टूडियो में। और एक बार की बात है कि वहां पर एक मोहतरमा थी, अप एंड कमिंग एक्ट्रेस थी, जो कि बहुत ज्यादा टैंट्रम्स यहाँ वहां फेंक रही थी और सबको परेशान कर रही थी। हमारे लॉयर साहब कोने में आराम से बैठे हुए थे और ये सारी चीजों को देख रहे थे और चुपके से रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। और वो रिकॉर्डिंग को कुछ समय बाद वो प्ले कर देते हैं और जैसे ही हमारी अप एंड कमिंग एक्ट्रेस दिखती कि हाय राम मैं क्या कर रही थी, और जो कर रही थी वो रिकॉर्ड भी हो गया है, उसके बाद से उन्होंने टैंट्रम कभी नहीं फेंका सेट पे। क्यों? क्योंकि उसके बाद से वो कोई भी फिल्म सेट पे गई नहीं, उनका करियर नष्ट कर दिया गया इस लीगल एडवाइजर ने। तो ये इस प्रकार का इंसान था जो कि प्रैक्टिकली चीजों को अप्रोच करता था, काफी ब्रूटल भी हो सकता था और अपने आप को ज्यादा क्रिएटिव नहीं मानता था, बट प्रैग्मेटिक जरूर था। एंड उसके जो तरीके थे वो भले ही अच्छे ना लगे, थोड़े से अनसेवरी से लगे, बट वो इफेक्टिव भी थे। द एक्ट्रेस नेवर क्वाइट रिकवर्स फ्रॉम इट एंड दैट एंड्स हर ग्लोरियस बट शॉर्ट लिव्ड फिल्म करियर। और एक बार की बात है, क्योंकि अब ये बात याद रखने की जरूरी है कि जेमिनी स्टूडियोज इज अ वेरी पॉपुलर स्टूडियो। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है साउथ को, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि यार अपने पेरेंट्स से जाके पूछ के आना, इफ दे एक्चुअली वॉच साउथ इंडियन मूवीज, तो उन्हें जेमिनी स्टूडियो के बारे में पता है क्या। काफी पुरानी बात हो चुकी है, थोड़ा जहन पे अपन को यहाँ पे डालना पड़ेगा प्रेशर, बट फिर भी हमें ये बात याद आ सकती है बिकॉज ये बहुत पॉपुलर स्टूडियो हुआ करता था एक वन पॉइंट ऑफ टाइम। आज भी कभी जेमिनी टीवी वगैरह आप देखते होगे ना, तो कहीं ना कहीं शायद वो उससे जुड़ा हुआ है। कमेंट्स में लिख के बताना इफ आई एम राइट और रॉन्ग, लेट मी नो how popular is Gemini Studios and the rest of our viewers, but I am digressing, sorry। तो अब यहाँ पे Gemini Studio की बात कर रहे हो, इतना पॉपुलर स्टूडियो भी है, तो अशोक मित्र साहब को एक और दिन याद आता है जहां पर एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट इनको यहाँ पर विजिट करते हैं, MRA, मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी। तो बेसिकली ये जो लोग हैं ना, ये 200 लोगों का इंटरनेशनल ग्रुप है ऑफ परफॉर्मर्स, तो बहुत खूबसूरत से थिएट्रिकल प्लेज को मंचन करते हैं, जिसका डिस्प्ले करते हैं, स्टेज करते हैं। उन लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिलता है, हमारे जेमिनी स्टूडियो वालों को इनका होस्ट बनने का मौका मिलता है। एंड दिस ग्रुप इज लेड बाय फ्रैंक बचमन या फ्रैंक बचमन। अब यहां पे एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि कम्युनिज्म का जो आइडिया होता है ना, उसके ये लोग सख्त खिलाफ होते हैं, बट अभी तक जेमिनी स्टूडियो में ये सब ज्यादा लोगों को पता नहीं है। जेमिनी स्टूडियो को क्यों मजा आ रहा है इन लोगों को होस्ट करने में, क्योंकि यार इनकी सेट्स बहुत खूबसूरत हैं, विदेश से भी आए हुए हैं और उनका काम बड़ा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा जो इनका एंटी कम्युनिस्ट प्ले होता है उसका मंचन भी किया जाता है। दे स्टेज अ ब्यूटिफुली डिजाइन थिएट्रिकल प्ले अराउंड द आइडिया ऑफ एंटी कम्युनिज्म एंड एवरीवन एंजॉयज इट, नॉट फॉर द कंटेंट और द प्लॉट ऑफ इट, बट because of the beautiful costumes they used and the beautiful sets they made। और यहाँ से इंस्पिरेशन भी मिलती है जेमिनी प्रोडक्शन हाउस वालों को कि जो सनसेट वाले जो होते हैं ना और सनराइज वाले जो शॉट्स होते हैं, वो ये यहाँ पर अब इनसे इंस्पायर होकर अपनी मूवीज में भी यूज करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली अगर अशोक मित्रन साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो MRA से सीखने को इन्हें क्या मिला, हाउ टू डिजाइन ब्यूटिफुल सेट्स एंड हाउ sunsets and sunrise sequences can also be showcased in a much more compact and beautiful manner indoors as well। और इसी के चलते impressed with the sunset and sunrise, the Tamil film industry displayed sunset and sunrise in a way इनहेरेंट फ्रॉम जोथम वैली। जोथम वैली नाम होता है इनके इस थिएट्रिकल प्रोडक्शन का, MRA के थिएट्रिकल प्रोडक्शन का नाम होता है जोथम वैली, और उससे सालों तक इंस्पायर होकर सनसेट सनराइज करते रहते हैं इंडोर, वो भी हमारे तमिल इंडस्ट्री के जेमिनी स्टूडियो वाले। अरे सनसेट और सनराइज के बीच में एक चीज मिस हो जाती है मिस्टर वासन एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्रू एट जेमिनी स्टूडियोज। क्या कि ये MRA वाले जो काम कर रहे थे ना, their main agenda was to propagate, to amplify their message around anti-communist ideas, but it didn't make much of a sense. Why? Because creativity trumped their ideological differences, if any।
और इस सब एक्साइटमेंट के बीच में एक और बहुत हिस्टोरिकल विजिट होती है बाय अगेन अ फॉरेनर जिनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। हु इज स्टीफन स्पेंडर? स्टीफन स्पेंडर इज अ पोएट एंड द एडिटर ऑफ द ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर। ये भी यहाँ जेमिनी स्टूडियोज में आते हैं लोगों से बात करने, स्पीच वगैरह देने। अब यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें बोल रहे होते हैं, इंग्लिश में फड़फड़ कर रहे होते हैं एंड सब लोग बड़े अच्छे से सुन रहे होते हैं। इसलिए नहीं कि उन चीजें समझ में आ रही होती हैं, बल्कि इसीलिए वो गेस करने की कोशिश बोल रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं। बिकॉज स्टीफन स्पेंडर हैड अ वेरी थिक एक्सेंट फॉर द लोकल्स टू अंडरस्टैंड एट द जेमिनी स्टूडियोज। तो ये एक बहुत बड़ा लिंग्विस्टिक बैरियर उनके साथ बन जाता है और उस समय किसी को समझ में नहीं आता ये क्यों आए, क्या है। लगा कि भाई बॉस ने बुलाया है, हमको यहाँ खड़े होके देखनी है, कहानी सुननी है, सुन लेंगे। जैसे कई बार होता है ना हमारे स्कूल्स वगैरह में कोई चीफ गेस्ट आते हैं जिनको सुनना पड़ता है बिफोर वी एक्चुअली गेट टू द मसाला ऑफ व्हाटएवर एनुअल फंक्शन वी आर पार्ट ऑफ। यहाँ पे भी वैसी कुछ हो रहा होता है। बट इट वॉज ईयर्स लेटर व्हेन फाइनली अशोक मित्रन जी ने अपना जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था और एक दिन बैठ के एक पीरियोडिकल पढ़ रहे थे और सोचते कि इसमें शॉर्ट स्टोरी सबमिशन की बात करिए, मैं भी लिखता हूं। ऐसा करके 50 पैसे की एक कॉपी खरीद लेते हैं और उसमें जैसे ही नीचे जाते हैं देखते हैं पीरियोडिकल का एडिटर स्टीफन स्पेंडर है। ये जाना पहचाना सा नाम लग रहा है मुझे। एंड देन इट क्लिक्स हिम, ओह ही इज द सेम स्टीफन स्पेंडर हु हैड विजिटेड अस years ago. And that is how finally he connects the dots between the two. और इसी के साथ हमारी ये वाली कहानी पोएट्स एंड पैनकेक्स यहाँ पे खत्म होती है with a bunch of interesting characters and bunch of wonderful anecdotes that Ashok Mitran, the author of this story, has put together and made this Frankensteinish story for us to read. आशा करता हूँ कहानी सुनने में मजा आया होगा। अब जानते हैं अपन कुछ ऑथर के बारे में। अशोक मित्रन was a famous Tamil writer and a साहित्य अकादमी winner। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि साहित्य अकादमी जैसा प्रेस्टिजियस ऑनर इनको मिला था। He was one of the few writers who wrote fluently both in Tamil and English. In a career spanning over 6 decades, he wrote 8 novels, 20 novellas, and hundreds of short stories on various issues. So he is a very prolific writer. ये जानना क्यों जरूरी होता है हमें कई बार ऑथर के बारे में, क्योंकि लॉन्ग आंसर में अगर हमारे पास कुछ इंसाइट वगैरह आ गया पूछने के लिए तो हम ये जान पाएंगे कि अकॉर्डिंग टू अशोक मित्रन, who is a very prolific writer, we understand the nuances of the workings of the Gemini Studio। और इसके आगे जो भी लॉन्ग आंसर लिखना है हम लिख सकते हैं, बिकॉज अब हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह बनते हैं दे आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। मतलब हाउ मच वी अंडरस्टैंड इज द नेम ऑफ द गेम, हाउ मच वी कैन रिकलेक्ट इज नॉट। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर नजर डालते हैं। ट्रक लोड्स का मतलब है इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब ट्रक भर भर के। मेडन, अ यंग वुमन को मेडन बोलते हैं। इनकैंडेसेंट, emitting light as a result of being heated or burning। याद है आपको मैंने बैक स्टेज की बात करी थी जहां पे फिलामेंट वाले बल्ब्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा लाइट एमिट करते हैं और हीट एमिट करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इनकैंडेसेंट। फॉरबिटन, नॉट अलाउड। हिडियस, एक्सट्रीमली अगली को हिडियस बोलते हैं। कोवर्टली मतलब सीक्रेटली, चुपचाप बिना किसी को बताए। इग्नोमिनी, पब्लिक शेम और डिसग्रेस। इग्नोमिनी का मतलब पब्लिकली किसी को शेम करना, किसी की बेइज्जती करना। स्प्रॉलिंग, स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज एरिया। स्प्रॉलिंग का मतलब है बहुत बड़ा एरिया, एकदम ऐसा लगता है कि हॉराइजन तक जा रहा है, उसके बियॉन्ड दिख ही नहीं रहा। डिमीनर, मैनर और एटीट्यूड को डिमीनर बोलते हैं। और आखिरी वर्ड है हमारा लिटराटी। लिटराटी का मतलब है वेल एजुकेटेड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। कुछ छोटे मोटे ट्रिविया वगैरह भी डिस्कस किया अबाउट द ऑथर एंड फ्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स। So with that, thank you so much for being with us. I hope you enjoyed the story and I hope to see few of your comments in the comment section down below. और आशा करता हूँ कि अगले लेसन में भी हम मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस करेंगे आप कमेंट सेक्शन में, मैं इस वीडियो के थ्रू। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।